Um, yeah. Can I say hello to everybody? If you can just switch on your camera for a minute. Thank you so much. Yeah, I can see everybody. Happy New Year to everyone. Yeah. I want to start my discussion with a very interesting incidents. Yesterday, I got a call from a very senior friend from Rajasthan. उन्होंने मुझे कॉल करके ये कहा कि आपको मालूम है भरूच में एक स्कूल है एमईटी करके। मैंने बोला मालूम है मुझे। बोला उनकी किताब मेरे हाथ में आई है, उसका नाम है मैत्री सेतु। मैंने बोला हाँ। तो बोला वो स्कूल में मुझे जाना है। तो मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसकी जो सुवास है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, it has crossed not only the district called Bharuch but also to outside of Gujarat as well. Uh, yeah. So shall we continue? We can have a good discussion on something that's very important to what I am. So my screen is on slide show mode. Can you see the full screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, yeah. Uh, so keep your brains ready because आज यहाँ पे बहुत सारी ब्रेन की बातें होने वाली है और मुझे लगता है कि न्यू ईयर की स्टार्टिंग से करनी या इससे बेहतर नहीं हो सकती। सो बेसिकली मैंने किताब लिखी है जिसका नाम है न्यूरो मार्ग। गुजराती में ऐसी किताब नहीं है क्योंकि अ, अभी हम इसके बारे में कम सोच रहे हैं। So, even an Indian discussion on education does not go beyond psychology, whereas the real learning happens in the brain. तो मुझे लगा कि ये ऐसी कुछ ऐसी बुक्स ट्रांसलेट होनी चाहिए, ऐसी बुक लिखनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कहता रहा लेकिन किसी ने लिखी नहीं। तो मुझे लगता है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, जैसे महात्मा ने कहा था। तो मैंने ही उसकी शुरुआत कर दी है। इट्स इन गुजराती। मैं इसे कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में मैं समझा पाऊँ। वैसे मेरे दोनों ही खराब है, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। तो मैंने जो सेशन प्लान आउट किया है, इट इज़ इन 4 पार्ट्स। पहला हम डिस्कस करेंगे कि ये न्यूरो साइंस क्यों चाहिए, ब्रेन साइंस को क्यों लाना है, कौन से फील्ड में न्यूरो साइंस का यूज़ होता है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। दूसरा है एजुकेशन और न्यूरो साइंस के बीच में क्या रिश्ता है। तो फिर हम आज देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। तीसरा है हॉर्मोन्स एंड लर्निंग, कौन सा हार्मोन कौन सी एज में कौन से सब्जेक्ट के लर्निंग या अनलर्निंग में हेल्प करता है या तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके एप्लीकेशंस, वैसे एप्लीकेशंस हम थ्रू आउट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूरोसाइंस। So we have to start from the very scratch. Before the child comes to the school, even before the child is born, हमारा जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट माँ के पेट से शुरू होता है। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट को 9 मंथ्स में स्टैगर्ड करने की कोशिश है। यूजुअली रफली ऐसा माना जाता है। बेसिकली these are like 8 months, but like to give you a spectrum of the brain development speed। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई मुझसे पूछे कि बच्चे के विकास के लिए कौन से ऐसे ईयर्स है जिसमें परिवार को स्कूल्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा प्रेगनेंसी टू फर्स्ट 4 मंथ्स आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद के पहले 2 साल।
वो इतने इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है कि हमारे जीवन का फिर आगे का जो भी हिस्सा है, वो इन दोनों सालों में जो भी हमारे साथ होता है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। आप मान के चलिए कि जो फीटस होता है, एम्ब्रॉय होता है, जो गर्भ में बच्चा होता है, उसके ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है, जिसकी इमेज आप देख रहे हैं, जो येलो है इमेज, तो हमारा ब्रेन बना है तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स, है ना। तो ये न्यूरॉन्स हमें चाहिए, हमारा पूरा जीवन है न्यूरॉन्स के आपसी व्यवहार से बनता है। तो जब बच्चा माँ के गोद में होता है तो उसके ब्रेन में पर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन बनते हैं। कैसे बनते हैं उसके लिए उसको, और उसके बाद भी जो जैसे मैंने बताया कि जन्म के 2 साल में ही वो जो ब्रेन बहुत स्पीड से डेवलप होता है, और उसके लिए उसको चाहिए ग्लूकोज। यहाँ पे जितने भी माताएं बैठी हैं, जितने भी यंग मदर्स हैं, जिसके घर में इस उम्र के बच्चे हैं, उस बात को ध्यान से सुनो। या जिनकी बहुएं हैं वो भी इन बात को ध्यान से सुने, फादर्स वो भी ध्यान से सुने। पहले 2 साल में अगर पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, मतलब ज्यादा, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बहुत ज्यादा, वो बच्चा सोते हुए भी सुनता है, उसका ब्रेन सुनता है। तो वो जो ग्लूकोज है, जिसका अभी मेन फंक्शन है टू क्रिएट, टू जनरेट न्यू न्यूरॉन्स, वो पूरा ग्लूकोज कहाँ पे खर्च हो जाता है, मम्मी पापा या फैमिली के जो डिस्प्यूट्स है उसको रेजिस्ट करने के, उसको रोकने के, उसका पूरा ग्लूकोज खत्म हो जाता है। तो फिर वो ग्लूकोज नए न्यूरॉन्स बना नहीं सकता है। मतलब कि अगर आपने शादी की है, आपको लगता है हमें बच्चे चाहिए, तो पहले 2 साल, मतलब आप पहला अपना रिश्ता ठीक कर लीजिए, है ना। अगर आपका रिश्ता ठीक हो गया उसके बाद ही फैमिली प्लान कीजिए, वरना इट विल बी अ काइंड ऑफ सीन, वो पाप रहेगा। क्योंकि आपके हिसाब से किसी नए बच्चे को, नए इंसान को बुरा ब्रेन मिल गया, तो वो तो हमारे हिस्से में लिखा जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आपको जब पेरेंट्स मिलने आते हैं, यंग पेरेंट्स मिलने आते हैं, उन सबसे बात कीजिए कि ये इतना ज़रूरी है। अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसके आसपास स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, तो उसके जो पेट में बच्चा है उसका भी ब्रेन अंडर डेवलप रहता है, वो बच्चा अंडर वेट भी पैदा होता है। ये सारे केस स्टडीज प्रूवन है। मतलब इसमें ये, these are not my opinions, these are the facts that I am sharing with you. अभी जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको सुलाने की जब हम कोशिश करते हैं तो एक चीज होती है, माँ बच्चे को ऐसे पीठ पे सहलाती है ना। ये जो टच है ना, इट इज अ मैजिक टच। इसको, इसकी वजह से बच्चे को लगता है कि माय मदर इज विद मी, उसको एक इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। और ये जो इमोशनल सिक्योरिटी है, दैट हेल्प्स ब्रेन ग्रो, है ना। लेकिन अभी तो क्या हो गया है, स्मार्टफोन आ गया है, स्मार्ट मदर्स है, तो स्मार्ट पैड भी है, जो ऐसे अभी गैजेट्स मिल रहे हैं बाजार में, आपने वीडियोस में देखे होंगे। मम्मी को सुबह जल्दी जाना है काम पे, इसलिए मम्मी की नींद पूरी होनी चाहिए। अगर बच्चा जागता है और ऐसे सहलाने की जरूरत, तपाने की जरूरत पड़ेगी तो मम्मी की नींद पूरी नहीं होगी। तो अगर मम्मी की प्रॉब्लम है तो किसी के लिए बिजनेस आइडिया है, तो उन्होंने बना दिया है ये स्मार्ट पैक। लेकिन अगर आप ऐसे टूल्स का यूज करते हैं तो आप मान के चलिए आगे जाके बच्चे की इमोशनल सिक्योरिटी बहुत डिस्टर्ब होने वाली है। वो अपने जीवन में अपने साथी के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपका टच जो है, मदर का टच है, बहुत जरूरी है। दूसरा है जब वो झूलता है ना, क्रेडल में होता है, तब हम उसको लोरी सुनाते हैं। उसको वो समझ नहीं आते, वर्ड समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि मम्मी की आवाज़ है। वो जो वॉइस है वो भी इमोशनल
रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने ऐसा झूला लगा दिया है जिसको अब झुलाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली मोटर की वज़ह से झूलता है। इसका ये मतलब हुआ कि बच्चा लोरी नहीं सुनेगा, है ना? तो जो बच्चा लोरी नहीं सुनेगा उसका भी ये आगे जाके प्रॉब्लम होने वाला है। अभी जो आप स्क्रीन पे ऐप ऐप का लोगो देख रहे हैं, चैट बेबी, यूजुअली कैसा होता था पहले जब हम सामूहिक तौर पे घर पे रहते थे तो the grandmothers they had this ingenuine intelligence system कि बच्चा जैसे रोता था तो किस तरीके से रो रहा है उसके हिसाब से उसको क्या चाहिए या उसको क्या हो रहा है वो गैस कर सकती थी और वो गैस 90% केसेस में एक्यूरेट होता था। लेकिन अब हम सब ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं तो मम्मी को पता ही नहीं चलता है कि ये जो उसका रोने का क्या है। तो चैट में करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो बच्चे का रोने का साउंड रिकॉर्ड करके मम्मी को मैसेज भेजती है एप्लीकेशन, कभी बच्चे को खाना चाहिए, उसका डायपर चेंज करना है वगैरह, है ना? लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे जो स्मार्ट सिस्टम्स है वो कहीं ना कहीं पे मम्मी और बच्चे को फिजिकली दूर कर रही है। तो कैसे इसके बारे में हम सोच सकते हैं? अच्छा, डायपर्स, हम सब टीवी के एड्स में देखते हैं कि एक डायपर वाला बच्चा है तो हमें लगता है कि डायपर एसेंशियल है, इनएविटेबल है, बिना डायपर के तो बच्चे कैसे बड़े होंगे। लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं जो न्यूरोसाइंस में बताता है, वो ये है कि जो डायपर्स है उसका जो यूज है वो ट्रैवल में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 24 घंटे उसको डायपर पहनाते हैं तो इसकी वजह से बहुत गंभीर समस्या पैदा होती है। वो ये है, रात को सोते वक्त अगर बच्चे ने डायपर पहना है तो वो अपने नेचुरल कॉल्स के दौरान उठेगा नहीं। उठेगा नहीं मतलब मम्मी भी नहीं उठेगी और इन दोनों के बीच में जो एक बातचीत का मौका मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन एलिमिनेशन। जैसे कि बच्चा नेचुरल कॉल्स के दौरान उठा और मम्मी को फिर जगना पड़ेगा या पापा को जगना पड़ेगा, तो फिर उनसे बात होती, बच्चे से बात होती, थोड़ी थोड़ी बात होती। वो कहते हैं अरे मेरा बेटा मेरी बेटी अभी मम्मा तुम्हें चेंज कर देगी, ये जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन। लेकिन हम 24 आवर्स डायपर पहना रहे हैं तो कम्युनिकेशन एलिमेंट हो रहा है। दैट एड्स टू चाइल्ड्स अंडर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। एक और चीज होती है डे केयर जिसको हम कहते हैं, है ना? दिस इज ऑल अमेरिकनाइजेशन ऑफ अमेरिकनाइज्ड वे ऑफ पैरेंटिंग। वहां पे जो पारिवारिक खर्चा इतना ज्यादा है कि मदर्स हैव टू वर्क and we have no objection for that. In fact we want mothers to work. लेकिन ये जो पहले 2 साल अगर उसमें मदर बच्चे को प्रायोरिटी दे सकती है तो दैट विल बी द गोल्ड माइन फॉर द चाइल्ड। मुझे लगता है कि ये जो डे केयर है वो जो पहले हमने देखा वो पैड की वजह से मम्मी का स्पर्श है, स्मार्ट कर्नल की वजह से मम्मी की आवाज से बच्चा डूब गया। अब डे केयर की वजह से मम्मी की नजरों से और बच्चों की नजरों से मम्मी भी दूर जा रही है। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। As we know that American culture is raised on guns. हम बहुत महीने 2 महीने में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि छोटा बच्चा 12-13 साल का घर लेके स्कूल में घुस गया और उसने ऐसे ही फायर कर दी विदाउट एनी लॉज, विदाउट एनी। It is all based on how you are raised in first few years. So what is the role of mother in 0 to 3 years? Emotional needs. बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा बात करनी है। सेकेंड इज ये जो फीलिंग्स है उसको वहाँ करना है, उसको टच करना है। इट इज एसेंशियल और मैं कहूँगा इनएविटेबल, अनिवार्य। तो बच्चे को चाहिए मदर्स टच और फादर्स और मदर्स वॉइस। तो फिर फादर की क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है? अब देखिए जब पापा और बच्चा खेलता है और मम्मी और बच्चा खेलता है, दोनों में अंतर है, दोनों की स्टाइल में डिफरेंस है।
जैसे कि आप किसी और के बच्चे के साथ लेकर खेलते हैं, अगर एक महिला खेलती है तो उसका क्या होगा, वो हल्के से बच्चे को ऐसे करेंगी, टच करेंगी, उसको स्माइल करेगी, सहलाएगी। बट मेल्स आर डिफरेंट एनिमल्स। तो मेल्स ऐसा नहीं करते, वो तो इतनी ज्यादा बुद्धि करते हैं, उसको ना हवा में उछालते हैं, ये करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज न्यूरोसाइंस? तो समझना ये है कि बच्चे के दिमाग में जो पार्ट इमोशंस या जिसको कहते हैं आवेग, गुस्सा हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, उसको रेगुलेट जो पार्ट करता है उसको कहते हैं एमिग्डाला। एमिग्डाला का रेगुलेशन तब होता है जब उसका फादर उसके साथ एनर्जेटिकली बिहेव करता है या प्ले करता है, उसको दौड़ाता है, उसको जैसे पेड़ पे चढ़ने के लिए कहता है या स्विमिंग पूल में डालता है, कोई भी जो ऐसी एक्टिविटी जिसमें चाइल्ड को अपनी पूरी एनर्जी लगानी होती। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा फादर के साथ पहले 3 साल बहुत सारा खेले, उसकी वजह से उसका जो एंगर है वो रेगुलेट होगा। वरना आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके जो ट्रेसेस है वो उस चाइल्ड के मेमोरी में है। इसलिए बेस्ड ऑन सेवरल केस स्टडीज ऑफ न्यूरोसाइंस, जो भी बच्चा अपने फादर की एब्सेंस में बड़ा होता है उसमें इमोशनल इश्यूज ज्यादा देखते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी इस चीज के ऊपर मूवीज है, हमारे आसपास भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं पे जैसे कि डिवोर्स कपल से बच्चा मदर के साथ रह रहा है या फादर के साथ रह रहा है, दोनों में एब्सेंट ऑफ एनीवन कॉजेस इमोशनल इश्यूज। अच्छा, इतनी हमारी जो भूमिका है उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक मिनट के लिए सोचिए, विच इज द स्मार्टेस्ट टेक्नोलॉजी एवर इन्वेंटेड? इस पृथ्वी पे सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी कौन सी अब तक इन्वेंट हुई है? तो हमारे दिमाग में आता है फायर, या तो आता है कंप्यूटर, या तो आता है इलेक्ट्रिसिटी, या तो आता है व्हील। ये सारी टेक्नोलॉजी से पहले एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी और वो थी 2 पैरों पे खड़ा होना। हमने कभी ऐसा सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी है? जब हम एप्स थे, बंदर थे, और जब 4 पैरों पे चलते थे, तब तक हम इंटेलिजेंट नहीं थे। हम बहुत सारे ओकेजन्स पे ऐसा कहता है कि इसको अकल ही नहीं है। तो सोचने वाली ये बात है कि अकल आती कब है? हाँ सर। ये पूरा जो सर हार्डवेयर ज्वाइन सिस्टम है करवाना या है पूरा तो जो लिंक बताइए वेसल है, फिर मैं इसमें ज्वाइन अकल कब करूँगी। आती है? तो सर साइंटिस्ट ने, तुम्हारे मैसेज न्यूरो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया और ये हमको सर। बताया है कि जब हम पहली बार when we shifted from our fours to two, जब हम 4 पैरों में से 2 पैरों पे खड़े हुए, तो हमारे जो आगे के पैर थे वो बन गए हाथ, और इस हाथ ने काम करना शुरू किया। जब हमने काम करना शुरू किया तब अकल आई। न्यूरोसाइंस का सबसे पहला सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है लर्निंग का कि जिसको भी सीखना है उसको काम करना पड़ेगा। सिर्फ बैठे बैठे सुन के किसी को भी कुछ नहीं आता है। यू हैव टू मूव योर बॉडी, यू हैव टू यूज योर हैंड्स। अभी एजुकेशन ऐसा हो रहा है जिसमें हम कम से कम बॉडी का यूज करते हैं, कम से कम हैंड्स का यूज करते हैं। इसलिए समाज में ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है, इसलिए समाज में एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग आवर बॉडी। तो बैठे बैठे तो फिर एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसा ही होने वाला है। देखिए कुछ एम्प्टी माइंड्स, ये ये आपने देखा है न्यूज़पेपर्स वगैरह में। हम जो एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं या अब तक हमने बनाई है, तो हमारा पूरा इंटेलिजेंस जो है, क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस, उसका यूज ये होता है एग्जाम में कौन से तरीके से चोरी की जाए, है ना। तो अभी जो आप स्क्रीन पे इमेजेस देखने वाले हैं, इट इज इवोल्यूशन ऑफ चीटिंग सिस्टम्स इन इंडियन एजुकेशन, है ना। फिर उसके बारे में मैं रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये है, इसके बाद ये आया ना हाथ में जहाँ पे मेहंदी लगनी चाहिए, जहाँ पे वहाँ पे ऐसे
टैटूज बनते हैं, है ना, हाथ में लेके जाना, चीट लेके जाना, छोटी छोटी चीट लेके जाना। नेल आर्ट इसको कहते हैं, नेल आर्ट। नेल आर्ट की शुरुआत यहाँ से हुई है। अब देखिए नाखून पे कितने छोटे कितने बारीक अक्षरों में लिखा है, हाउ टू चीट वेल, है ना, जूतों पे, चप्पल पे, सैंडल्स पे लिख के जाना, ये भी एक तरीका रहा है चीटिंग का। ये तो भाई साहब जीनियस है, यू नो, पूरा जो वाटर बॉटल का लेबल है उसमें ही आंसर लिख दिया, उसको अच्छी तरह से प्रिंट कर कैसे चिपका दिया कि आपको पता ही नहीं चले कि इसमें ऐसा हो सकता है ना, यू कैन नॉट डाउट दी वाटर। अभी स्मार्ट जनरेशन है तो उसका चीटिंग का तरीका भी स्मार्ट होता है, लेकिन हम भी किसी से काम नहीं। हमारे सॉल्यूशंस इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए कैसे रहे हैं? पहला सॉल्यूशन हमारा ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में पुलिस बुलाई जाती है। इमेजिन एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पुलिस का आना अपने आप में ही पूरी एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है ना। मुझे लगता है वी आर मिसिंग एलिफेंट इन द लैब। कहीं ना कहीं पे जहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वी आर लाइक एलोपैथी, वी आर नॉट किलिंग द कॉज, वी आर जस्ट नंबिंग द इफेक्ट ऑफ द पेन। इसको तो मैं एक एक्स्ट्रा अवार्ड दे सकता हूँ। कितना गुस्सा आया होगा इस टीचर को चीटिंग को लेकर। वो बोला मैं पूरे 3 घंटे इस दरवाजे पे बैठूंगा, अगर आपकी हिम्मत है तो आप चीटिंग करके देख लीजिए, है ना। ये है सीसीटीवी कैमरा, वहां पे भी देख सकते हैं आप। ये है चाइना, इसको कहते हैं एंटी चीटिंग हेलमेट्स। अगर आपने जरा सा भी सिर हिलाया तो जो पेज है उसकी आवाज आएगी और आप पकड़े जाओगे, सो यू कैन नॉट मूव योर हेड। तो पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, कैसे इस चीटिंग को हम हटा सकते हैं? तो मेरा ऐसा प्रपोजिशन है, मेरा ऐसा एक थ्योरी है कि अगर हम ब्रेन साइंस को एजुकेशन में लगाएं तो बहुत सारी चीज़ों में से हम निकल सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे 2 इमेजेस देख रहे हैं वो वैसे तो आइडेंटिकल है, माने वैसे तो एक जैसी लगती है, लेकिन ये दोनों इमेजेस एब्सोल्युटली दो ऐसी चीज़ों की जिसको हम साथ में नहीं देख पा रहे हैं। एक इमेज है ह्यूमन ब्रेन की और एक है यूनिवर्स की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ह्यूमन ब्रेन्स को जान लिया तो आपने यूनिवर्स को जान लिया। हमारे यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पिंड। लेकिन उससे पहले कुछ मिथ्स है ब्रेन के बारे में जो हम सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं। पहली जो मिथ है, जो पहला भ्रम है ब्रेन के बारे में, ये है वी ओनली यूज 10% ऑफ आवर ब्रेन। नहीं, ये गलत है। किसी भी टाइम पे हम 100% ब्रेन ही यूज करते हैं। अगर कम होता है तो इट विल बी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऐसा होता नहीं। वैसा कहता आइंस्टाइन ने 2% यूज किया था या किसी और ने 10% यूज किया था, हम तो कभी नहीं कर पाए, ये गलत है, ऐसा है नहीं। न्यूरोसाइंस सेज वी यूज 100% of our brain even while we are sleeping. Second is left brain is for logic and mathematics, right brain is for creativity. नहीं, ऐसा नहीं। Our brain is not compartmentalized instrument, it is a modular thing. सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जब लेफ्ट ब्रेन काम करता है तो राइट होता है, नहीं, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। एक और चीज चल रही है, वो कहते हैं कोई ऑडिटरी लर्नर होते, कोई विजुअल होते, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते। नहीं, इट डजंट मैटर व्हिच स्टाइल यू यूज, व्हाट मैटर्स इज हाउ ब्रेन रिस्पॉन्ड्स। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम मानते हैं कि मल्टीटास्किंग है, इट इंक्रीजेस इंटेलिजेंस। बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो हमारा ब्रेन डेवलप होता है, उससे उल्टा है ब्रेन डैमेज होता है। इसीलिए तो सरकार हमें मना करती है कि ड्राइविंग के दौरान फोन मत यूज कीजिए।
हमारे ब्रेन की जो नेचुरल डिजाइन है ईश्वर ने बनाई है वो ये है, वन थिंग एट अ टाइम, एक समय पे एक ही चीज कर सकते हैं हम चाहे भी तो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हम करते हैं लेकिन ऐसा होता है, प्रायोरिटी हमारी सेट हो जाती है, वन आफ्टर द अदर हम बहुत सारे कर सकते हैं, एट ए टाइम नहीं कर सकते। एक किताब है दो न्यूरोलॉजिस्ट ने लिखी है जिसका नाम है सिंगल टास्किंग। उन्होंने कहा है इफ यू डू ब्रेन का मल्टीटास्किंग यू विल डैमेज योर ब्रेन। तो बच्चों के साथ भी मल्टीटास्किंग ये पूरा है ना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहता है आप बहुत ज़्यादा काम सब ज़्यादा बहुत सारे काम एक साथ करो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ इंजूरियस टू ब्रेन हेल्थ। आगे जाके पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, नो डिमेंशिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए बच्चों को बोलिए वन थिंग एट ए टाइम। कहावत है ना, प्ले वाइल प्ले, लर्न वाइल लर्न। ऐसी कहावत क्यों है? वो कहते हैं कॉमन विजडम इज अ शेयर्ड लाइफ। जो भी एक आम सूझबूझ बनी है समाज में वो कभी कभार ही गलत होती है, वैसे वो सही होती है ना। तो प्ले वाइल प्ले, लर्न वाइल। और कहते हैं बिगर द ब्रेन द मोर इंटेलिजेंट यू आर। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो आज ये सेमिनार हाथी ले रहा होता, क्योंकि हाथी का ब्रेन मेरे दिमाग से तो बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हाथी को जो दिमाग है उसका यूज करने के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसको नहीं मिल सकती विदाउट लर्निंग हाउ टू कुक। इंसान ने कुकिंग की जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसकी वजह से ही हम सोच सकते हैं। अगर हमारा पूरा ध्यान पूरी एनर्जी खाना ढूंढने में लगती है तो हम कब सोचेंगे? तो इसलिए दीज आर द मिथ्स। अच्छा, हमारे अलावा एजुकेशन के अलावा कौन कौन से लोग हैं जो न्यूरो साइंस का यूज करते हैं? यूट्यूब। यूट्यूब कहता है कि भाई साहब आप जो वीडियोस देखते हैं उसमें से 75% वीडियोस यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है। एक बार आपने देख लिया द कपिल शर्मा शो तो यूट्यूब पे वही आ रहा है, एक बार आपने देख लिया केबीसी या इंडियन आइडल तो वही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम है, यूट्यूब का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें इंटेलिजेंस पार्ट है वो ह्यूमन ब्रेन की मिमिक्री करता है। तो आपने स्क्रीन पे कौन सा कंटेंट देखा है उसका रिकॉर्ड रहता है। बेसिकली इट इज न्यूरो मिमिक्री। वो रिकॉर्ड रख के उस चीज को याद रख के नेक्स्ट टाइम वही आपको सजेस्ट करता है। तो यूट्यूब न्यूरो साइंस का यूज करता है। अमेजोन यूज करता है, दिवाली पे तो ऑफर चल रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर ये आपने मिक्सर ले लिया तो आपकी जिंदगी क्या, ये जीन्स नहीं लिया, ये मोबाइल ले लिया, देखिए हम आपको ऑफर्स दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं, आप ले लीजिए, आखिरी आखिरी दिन है, 2 घंटे में ऑफर खत्म होने वाला है। इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। फोमो जो है वो जो जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की, एमेगडाला, जो हमारे दिमाग में फियर को जनरेट करता है, गुस्से को जनरेट करता है, एक छोटा सा पार्ट होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो आपने जो टीवी पे ऐड आती है उसमें देखा होगा, जो सेल्स वाली ऐड आती है उसमें वो घड़ी दिखाते हैं, सायरन बजाते हैं, और इतना स्पीड से बोलते हैं कि 2 सेंटेंसेस के बीच में पीरियड या तो फुल स्टॉप नहीं होता है। क्यों? ये 3 चीज किसी भी इंसान को इमरजेंसी मोड पे लाने के लिए पर्याप्त है। तो Amazon uses it, and every year it sells in billions, right? Netflix, हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी जो वेब सीरीज बनाती है वो न्यूरोलॉजी को ध्यान में रख के बनाती है, इसीलिए जो भी वेब सीरीज है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम 2 चीजें देखते हैं, एक गालियां और दूसरा न्यूडिटी या सेक्सुअल कंटेंट। क्यों? गाली और जो सेक्सुअल कंटेंट है वो हमारी आदिम वृत्ति में से आती है। झगड़ा करना हमारी आदिम वृत्ति है। जब हम जंगल में रहते थे तब शिकार के लिए बहुत झगड़ा करते थे, और सेम इज ट्रू फॉर सेक्स। तो वो लोग जानते हैं कि इंसान को क्या लगता है। फेसबुक में आप देखिए वीडियो का जो ऑप्शन आता है उसमें लिखा है फॉर यू, मतलब फॉर योर ब्रेन, जो आपको ब्रेन को अच्छा लगता है। वो क्या करते हैं, वेब सीरीज बनाने के बाद 1000 लोग, अलग अलग कास्ट, क्रीड, जेंडर, एज, जियोग्राफिकल लोकेशंस,
उनको थिएटर में बैठाते हैं, उनको एक हेलमेट पहनाते हैं, और वेबसाइट के दौरान कौन से सीन में हजार लोगों को ब्रेन का क्या रिएक्शन है उसको वो लोग ऐसे डायग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। और जो भी सीन, मान के चलिए कोई एक सीन है जिसमें हजार में से 700 लोग हैं, दे गॉट बोर्ड, तो उस सीन को हटाया जाएगा या मॉडिफाई किया जाएगा। उसके हिसाब से क्या होगा, आपकी जो वेब सीरीज है उसके सुपर हिट जाने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नेटफ्लिक्स यूज करता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, ब्रेन चिप बना दी है अभी। तो ये जो चूहा अभी आप देख रहे हैं उसके ब्रेन में चिप लगाई और रिमोट से जिंदा चूहे को चलाया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर संजीव करके उनका एक्सपेरिमेंट है अभी। पहले चूहे पे होता है, फिर रैबिट्स पे होता है, फिर बंदर पे होता है, और उसके बाद इंसानों के ब्रेन में चिप डालना शुरू हो चुका है। देखिए, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक पूरा एक्सरे है जिसमें इंसान की एक एक बायोनिक आई, मतलब एक आर्टिफिशियल आंख डाली है, उसकी चिप डाली है, और वो इंसान आज पूरा नहीं देख पा रहा है, लेकिन ही कैन सी लाइट एंड ही कैन सी शेप्स, तो भी उसके लिए बड़ी राहत है ना। तो इलॉन मस्क को पता चला कैसा हो सकता है, तो उसने एक अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी जिसका नाम है न्यूरालिंक। और अभी न्यूरालिंक का गोल है छोटी छोटी चिप्स बनाना, है ना। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब यूएस में 40,000 लोगों के ब्रेन में चिप्स है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आने वाली है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि चिप्स है। ये सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है या पार्किंसंस है। उस बीमारी में ये सारे लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस चिप। तो अच्छी है ना। ऐसी ही चिप्स अगर एजुकेशन में आ गई तो क्यों नहीं आ सकती। अगर 2.5 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन के लिए आता है और स्कूल मदर को बोलती है कि आपको कौन सी स्ट्रीम है, सीबीएसई की, गुजरात बोर्ड की, आईबी की, अगर आपने ये स्कीम डाल दी, ये चिप डाल दी, तो केजी टू एमबीबीएस सारा नॉलेज आ जाएगा। जो बच्चा भी स्कूल के पहले दिन में आ रहा है उसके पास इतना नॉलेज आ गया, तो फिर हम पढ़ाएंगे क्या उसको, क्या पढ़ाएंगे उसको, फिर स्कूल की जरूरत रहेगी। अब सोचिए सारी चीजें। गूगल एक अपना ब्रेन बना रहा है जिसको कहते हैं गूगल न्यूरल नेटवर्क। अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो क्या हो रहा है कि ये जो रोबोटिक हाथ है, वो 6 हाथ है, एक ट्रे में से चीजें उठा के दूसरी ट्रे में डाल रहे हैं। लेकिन होता ये है कि जब एक हाथ, वो जो उंगलियां है उससे, मान लीजिए साबुन पकड़ता है, उसकी उस उंगली में सेंसर्स, उस सेंसर से पता चल जाता है साबुन का वेट क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है ना, किससे बना है। एक बार एक हाथ ने साबुन ले लिया तो फिर बाकी के जो 5 हाथ है उसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे एक ही सीपीयू से कनेक्ट है। मतलब एक को सीखने की जरूरत है, बाकी को सीखने की जरूरत नहीं, उसको नॉलेज ऑटोमेटिकली आ गई। आम भाषा में अगर हम उसको समझाएं तो ऐसा होता है, हमारी 10 उंगली है, अगर एक उंगली को हमने आग पे डाली और हम जल गए गलती से शायद, तो फिर हम बाकी की 9 उंगलियों से फिर से ट्राई नहीं करते हैं कि चलो ना मैं ट्राई करता हूँ कि इससे कैसा लगता है या पिंकी को कैसा फील होता है। वी डोंट ट्राई इट बिकॉज वी गेट द एक्सपीरियंस इन द ब्रेन। ऐसा नहीं होता। तो फिर स्कूल में ये जो बच्चे हैं जो हेलमेट पहन के अभी मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर किसी एक को भी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया तो बाकी के जो 39 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40, दे डोंट नीड टू लर्न इट, क्योंकि उनके ब्रेन भी सेम सीपीयू से कनेक्टेड है। ऐसा हो गया है जो होने वाला है, तो फिर आप किसको A1 बोलेंगे, किसको मेडल देंगे, फिर मेरिटोरियस सोसाइटी का क्या होगा। दिस इज कमिंग इन अ बिग वे। मैं पिछले साल चाइना गया था और
वहाँ के स्कूल्स देखने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देखने के लिए कि वहाँ पे कैसा होता है। ये एक स्कूल मैंने देखी जहाँ पे बच्चों को ऐसे हेडबैंड्स पहनाते हैं। ये हेडबैंड जो है उसकी खासियत क्या है, तो कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का फोकस आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें अगर नहीं होगा तो इस हेडबैंड में रेड लाइट, अगर उसका फोकस फ्लक्चुएट हो रहा है, आवन जावन कर रहा है, तो वो वाइट लाइट होगी। अगर फोकस नहीं है बिल्कुल तो रेड लाइट। आपको लाइव पता चलेगा आप जो पढ़ा रहे हो वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। उतना ही नहीं, उसके जो लेक्चर पोडियम होता है वहां पे स्क्रीन था, और जो क्लास में 25 बच्चे थे उन सबका रोल नंबर वाइज फोकस रेशियो बता रहा था लाइव। उससे भी आगे पूरे दिन का जो एवरेज होता है वो उनके पेरेंट्स को शाम में मिल जाता है मोबाइल ऐप। तो उस बच्चे की क्या हालत होगी, शाम को जाएगा घर पे, पेरेंट्स कहेंगे बेटा हम तो इतनी फी भरते हैं और आज तुम्हारा फोकस 5 घंटे में से सिर्फ 14 मिनट था, क्या कर रहे थे। उससे भी आगे सोचिए, अगर स्कूल ऐसा कहता है कि आपका टीचर का जो सैलरी है वो आपके क्लासरूम में जो बच्चे हैं उसके फोकस के परसेंटेज में डिसाइड होगा, तो क्या हुआ, है ना। ये सारी चीजें कुछ डरावनी भी है, लेकिन ये सारी चीजें चल रही है अभी दुनिया में न्यूरो साइंस में। अगर आपको लगता है कि ये भी चीज अभी तो बहुत साल लगने वाले हैं, तो ये सारे हेलमेट से अभी अमेजोन पे मिल रहे हैं। इसका जो सबसे सस्ता हेलमेट है उसकी कीमत है 24,999। मतलब एक जो है ना एवरेज मिडिल क्लास, थोड़ा सा लिटिल अबव मिडिल क्लास कैन अफोर्ड इट, जो कौन अफोर्ड कर सकता है वो तो ये अफोर्ड कर ही सकता है। ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं बीच में भाई साहब है, आप मैक लेके, ही इज राइटिंग समथिंग विदाउट स्पीकिंग विदाउट टचिंग, सिर्फ दिमाग से वो मैक में लिख रहे हैं। दैट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट टुडे व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं न्यूरो साइंस और लर्निंग के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो भाई ऐसा है कि हमारे दिमाग में कुल 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकेंड फ्लोर है, उससे ज्यादा नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा ना, वो जंगल वाला है, आज भी वो जंगल वाला है। उसका एक ही काम है, जब मुश्किल आती है, जब हम किसी चीज में फंस जाते हैं तो रास्ता निकालता है ये ब्रेन। जब हमको बहुत गुस्सा आता है या बहुत भूख लगती, और जो हम डिसाइड करते हैं वो होता है ये ब्रेन। इसको इसलिए ये नेटफ्लिक्स जिसको टारगेट करता है वो ये ब्रेन है ना, सेक्स और गाली वाला ये ब्रेन, इसको लॉजिक नहीं होता है, इसको सिर्फ इंस्टिंक्चुअल वाइब्स या जिसको कहते हैं इंस्टिंक्चुअल मोड पे ये काम करता है। जब बच्चों को बहुत डांट देते उसका अपमान करते हैं तो बाकी सारे जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर है वो बंद हो जाते हैं, बच्चा सिर्फ जंगल वाला ब्रेन लेके बैठ जाता है, उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। जो फर्स्ट फ्लोर है उसको कहते हैं इमोशनल स्टेट, जहाँ पे हमको सबको ऐसा चाहिए कि लोग मेरा स्वीकार करें, मुझे चाहे, मैं लोगों को चाहूँ, मेरे टीचर मुझे नाम से बुलाए, कभी मेरी और देख के भी पढ़ाए, सिर्फ क्लास के 2-3 इंटेलिजेंट बच्चों को देख के ना पढ़ाए, कभी मेरे पास भी आए, सिर्फ वो पोडियम के पास खड़े रह के या बोर्ड वर्क करके ना सीमित हो जाए। ये सारा हमारा जो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वाला ब्रेन है। सबसे ऊपर जो है ना, सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर हमारा, वो एग्जीक्यूटिव स्टेट है। वो जब हम कोई चीज सीखते हैं तो वहां पे सीखते हैं। ये जो है यहाँ पे होता है, ये टोटल डेवलप होने में टाइम लगता है 18 से 20 साल, इसीलिए शादी और ड्राइविंग की उम्र 18 से ऊपर की होनी चाहिए। तब तक जो भी हम डिसाइड करते हैं वो सारा वेग रहता है, उसमें कोई कोई प्लानिंग वगैरह प्रॉपरली नहीं कर सकते। इसलिए टीनेजर जो बच्चे, दूसरा जो फेज है ब्रेन डेवलपमेंट
का उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है वो टीन एज में इसलिए होती है, पहले 2 साल में जो ब्रेन फिजिकली चेंज होता है उतना ही ब्रेन टीन एज में फिजिकली चेंज होता है, उसका उसका अंदर फिजिकल चेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर क्या होता है, टीनेजर्स जो होते हैं वो अपने डिसीजंस गलत लेते हैं, और गलत लेते हैं इसलिए उसको छुपाते हैं और छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने की सबसे जो प्रीमियम एज है वो है 12 से 18 साल। उससे पहले बच्चे मन के सच्चे, लेकिन 12 साल के बाद वो अभी शादा हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। सारी प्लानिंग, लर्निंग, फोकस, इंटरेस्ट वो यहाँ से होता है। सेरेबेलम का काम है आपके बॉडी को आप जिस तरीके से चाहते हैं वैसे चलाना, बिठाना, उठाना, है ना। हिपोकैम्पस से वो मेमोरी है, पेन ड्राइव है, और एमिगडाला है वो हमारा है फिल्टर है, वो हमारा इमोशंस को देखता है, गुस्से को देखता है, डर को देखता है। ये सारी चीजें चाहिए, किसी भी एक को अगर हम निकाल देंगे तो वो प्रॉपरली चलने वाला नहीं है। अ, तो सीखते हैं तो ब्रेन में होता क्या है, मैंने आपको बताया हमारे ब्रेन में होते हैं 86 मिलियन न्यूरॉन्स। उसमें से कुछ न्यूरॉन्स दूसरे कुछ न्यूरॉन्स के साथ वाईफाई या ब्लूटूथ के जैसे ऐसे संबंध बनाते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स वो धीरे धीरे कनेक्ट होंगे। अगर आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई तो वो रिश्ता बना हो जाएगा, फिर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। फिर आप उसके बाद में बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो एकदम परमानेंट लर्निंग हो जाएगा, है ना। लेट मी टेल यू जोक। मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो अभी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ऐसा हुआ कि एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, जैसे ही टेक ऑफ किया 70-80 सेकंड्स हुए थे, पायलट ने अनाउंसमेंट किया, वो बोला ओ माय गॉड, जोर से। सारे पैसेंजर्स घबरा गए, पसीने पसीने हो गए, पीले पड़ गए, नीले पड़ गए, सब अपने अपने ईश्वर को याद करने लगे। 2 मिनट के बाद पायलट ने फिर से अनाउंसमेंट किया, वो बोला आई एम रियली सॉरी, ऐसा हुआ था कि मेरा माइक गलती से शुरू रह गया था और मेरे पैंट पे गर्मा गर्म कॉफी गिर गई थी। जहाज हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप आके मेरा पैंट चेक कर सकते। तो ताऊ जी बैठे थे, वो बोले तू आके पहले हमारे पैंट चेक कर। तो ये जो जोक है, अगर आप इस जोक पे हंसे तो मतलब न्यूरॉन्स का रिश्ता शुरू हुआ। ये होता है लर्निंग फॉर द ब्रेन। न्यूरोसाइंस के हिसाब से ट्रू लर्निंग क्या है, सीखना किसे कहते हैं, तो कि जो भी आप समझे हैं वो किसी न्यू सिचुएशन में उसको अगर आप ट्रांसफर कर पाए तो वो चीज़ आपको आती है वरना नहीं आती। जैसे अगर आप फिजिक्स सीख रहे हैं तो क्या फिजिक्स का यूज करके कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं तो आपको फिजिक्स आती है, वरना आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट का नॉलेज है वो आपका कोर नॉलेज नहीं है, है ना। अगर आपको पाइथागोरस का थ्योरम आता है और उसका यूज करके आपने बिल्डिंग बनाने में कुछ किया तो आपको पाइथागोरस का थ्योरम आता है, वरना वो सिर्फ एग्जाम के लिए। उसको टेक्निकली कहते हैं लर्निंग ट्रांसफरेंस। हम जो भी करते हैं उससे हमारा दिमाग है वो बदलता है। जो भी खाना खाते हैं, जिस तरह से हम हमारे गोल सेट करते हैं, जो भी स्किल्स हमारे पास, जो किताब पढ़ते हैं, जो हमारी हैबिट्स है, एक्सरसाइज, म्यूजिक, चैलेंज, हमारी नींद, हमारी भाषा, हमारा ग्रैटिट्यूड का जो भाव है, हमारा थॉट्स है, हमारा एनवायरनमेंट है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हम अपने आप से जैसी बातें करते हो, जैसे हमारे भाव, सबसे हमारा ब्रेन चेंज होता है। तो आप मान के चलिए आपका पूरा लाइफ है, इट इज अफेक्टिंग योर ब्रेन एंड ब्रेन इज अफेक्टिंग योर लाइफ। सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस। ओके, अभी हम लर्निंग के रिलेशन में देखेंगे
तकरीबन देयर आर 8 ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर टीचर्स को जब पढ़ाते हैं हमारे दिमाग में रखने हैं। पहला है ब्रेन लव्स ब्रेड। इसलिए तो बच्चों को जो फ्री ड्रेस वाला दिन है वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो सैटरडे संडे को वीकेंड्स में रेस्टोरेंट चलती है, क्योंकि एक जैसी चीज रूटीन हमें बोर करता है। वो हम जब क्लास में जाते हैं हमारी मोनोटोनस आवाज है वो बोर करती है। एक जगह पे खड़ा रह के पढ़ाना बोर करता है। एक ही स्टाइल में कोई भी चीज करना बोर करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टीचर का जो काम है वो यह है कि हर रोज कुछ नया करना, because your children's brain expect that, है ना। सो ब्रेन लव्स वैरायटी। आप अपने आप से पूछिए, क्या बच्चा आपकी मिमिक्री कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने ब्रेन साइंस का यूज क्लास में नहीं किया है। अगर आप रोज नए नए तरीके से क्लासरूम में जाते हैं, बिहेव करते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपकी मिमिक्री करना इम्पॉसिबल है। तो ट्राई फ्रॉम टुमारो, है ना। क्लास में कुछ ऐसा कीजिए दैट विल ब्लो देयर माइंड, है ना। सो ब्रेन लव्स वैरायटी। सेकंड, ये वैरायटी आती इसलिए नहीं है कि वी आर नॉट अलाउइंग डिस्कशन इन द क्लासरूम। अभी आप देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ। पिछले 200 साल में कार कैसे डेवलप हुई। तो पहली कार ऐसे थी, आज की कार ऐसी है। ये है ड्राइवरलेस टेस्ला सोलर पावर, है ना। 200 साल में फोन है ऐसे डेवलप हुआ। ये था पहला फोन, ये आज का फोन है। ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल स्क्रीन, या। लेकिन अब देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठिए। ये है 200 इयर्स जर्नी ऑफ अ क्लासरूम। कुछ नहीं बदला इसमें। दिस एंटायर सिस्टम थ्राइव्स ऑन लेक्चरशिप। मेरे पास नॉलेज है, आप सिर्फ सुने, बीच में बात नहीं कर सकते। यू आर डिस्टर्बिंग क्लासरूम। ये पूरी सिस्टम है जो वो इट इज नॉट सपोर्टेड बाय न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस क्या कहता है कि ऐसे बैठना, एक दूसरे को देखना है। क्यों? क्योंकि हम मैमल्स है, हम स्तनधारी जीव है, हम रेप्टाइल्स नहीं है। जो मैमल्स है वो सोशल एनिमल्स है, और हम जीवन में जो भी चीजें सीखते हैं एक दूसरे से सीखते हैं। तो बच्चों का एक दूसरे के साथ बात करना इनएविटेबल है। अगर आप वो बात नहीं करने दे रहे हैं तो भी अवर क्लासरूम इज नॉट न्यूरोलॉजिकली अलाइंड। दूसरा जो प्रिंसिपल ये है कि ब्रेन लव्स फीलिंग्स एंड इमोशंस टू रिमेंबर समथिंग। आप याद करने की कोशिश कीजिए, आप जब स्कूल में थे तो 7th ग्रेड में साइंस का दूसरा चैप्टर कौन सा था? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल दैट। और आप ये याद करने की कोशिश कीजिए, जब आप 7th ग्रेड में गए थे तो पिकनिक में कहाँ गए थे? उसके रिकॉल होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशंस थे, फीलिंग्स थे। तो वट एवर वी टीच वी नीड टू यूज फीलिंग्स एंड इमोशंस एक्टिवली। हमारे एग्जाम्पल्स में ये सारी चीजें। आपको क्या लगता है ये बंदरिया की फोटो यहाँ पे क्यों है? और उसने मेकअप किया है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको हंसाने के लिए, सरप्राइज करने के लिए स्क्रीन पे डाली है। तो जो मैं ब्रेन साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ वो मैं अभी अप्लाई भी कर रहा हूँ। हम सबका पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चों को फिल्म सॉन्ग्स याद रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं याद रहती। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इमोशंस नहीं है, फिल्म सॉन्ग्स में इमोशंस है। तो आप सबको मैं ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्राई टू यूज एनी ऑफ दिस इमोशंस व्हेन यू आर टीचिंग। जॉय, लव, ट्रस्ट, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, प्राइड। अब देखिए टीवी के एडवर्टीजमेंट आता है, ना सर झुका है कभी, ना झुकाएंगे कभी, वो प्राइड। इसलिए हम टीवी के ऐड भी याद करते हैं। नॉस्टैल्जिया, जैसे दिवाली आती है तो वो गांव वाली ऐड आती है, वो दिया आता है। सेटिस्फैक्शन, होप, रिलेशनशिप्स, फियर, एंगर, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, ये सारे बेसिक ह्यूमन इमोशंस है। वो जंगल वाला ब्रेन इसको याद करता है। इसको लेकर आप कोई भी चीज, अगर मैथ्स भी पढ़ाता है तो इसमें से यूज कीजिए कोई भी चीज, एंड इट विल गो सुपर हिट।
तीसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है, वन हु विशेस टू लर्न हैज टू वर्क। जिसको सीखना है उसको काम करना पड़ेगा। टीचर ही बोल बोल करता है तो टीचर बोलना सीख जाएगा और बच्चा सुनना सीख जाएगा। जितनी देर जो काम करते हैं वो काम आपको एक्सपर्टीज की ओर ले जाता है। तो स्टूडेंट्स अच्छे श्रोता बन जाते हैं, टीचर अच्छा वक्ता बन जाता है, मोटिवेशन स्पीकर बन जाता है। एक्चुअली दे शुड बी डूइंग मोर वर्क। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें करने के लिए हमें ये करें या सिलेबस करें। हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर ये करते रहेंगे तो सिलेबस कब खत्म होगा? नहीं, ऑल दिस थिंग्स गो हैंड इन हैंड। दुनिया में, भारत में ऐसे लोग हैं, हम जिस बोर्ड में हैं उसी बोर्ड में पढ़ाते हैं और फिर भी ये सारी चीजें करते हैं, सक्सेस होते हैं। सो मेक श्योर योर स्टूडेंट्स डू मोर वर्क देन यू डू। रिवीजन इज द की। टेक्स्ट बुक में आता है, हम सब भी करवाते हैं बहुत अच्छा। रिवीजन गया, इट्स लाइक जिम। जब तक जिम में जाते हो बॉडी शेप, जिम में अगर जाना छोड़ दिया तो बॉडी फिर राउंड शेप में आ जाएगा, एक ही शेप में रहेगा। तो इट्स लाइक, रिवीजन का क्या मतलब है? रिवीजन का मतलब क्रैमिंग नहीं है, मगिंग अप नहीं है, 10 टाइम्स लिखना नहीं, उसको रिवीजन नहीं कहते हैं। रिवीजन का मतलब ये है कि जो जिसका भी रिवीजन करना है उसको आप इस तरह से एक्टिवेट कीजिए कि मिनिमम 2 से ज्यादा सेंसेस का यूज हो। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो हो गई आपके ईयर्स, आप देख रहे हैं तो होगी आंख, तो 2 हो गए। तो ये जो लर्निंग है वो बहुत काम का नहीं है। बहुत काम का लर्निंग कब होगा? व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, व्हेन यू आर ड्राइंग समथिंग। तो उसमें 3 सेंसेस हो गए। अगर आप बच्चे को खड़ा करते हैं क्लास में किसी भी चीज़ के लिए, ग्रुप्स को, तो 4 सेंसेस होंगे। उसकी मूवमेंट करवाते हैं तो ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा सेंसेस है उतना बच्चे का फोकस है वो अच्छा रहेगा। 5वां जो प्रिंसिपल है, ब्रेन नेवर फॉरगेट मीनिंगफुल स्टफ। जिसका हमें अर्थ मालूम है वो हमें आत्मसात होता है। वी इंटरनलाइज, वी जस्ट डोंट रिमेंबर इट, वी इंटरनलाइज इट। वो हमारे हमारी एक पूरी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है ना। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसके बारे में अगर आप मुझे जवाब दे सके तो हम आपका माइक अनम्यूट करके हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये रहे आपका सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। वाई टू लर्न एबीसीडी, उसको उसी ऑर्डर में याद रखना क्यों जरूरी है? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, व्हाई शुड आई स्टडी हिस्ट्री ऑफ वॉर्स? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडीइंग पैसिव वॉइस व्हेन आई कैन मैनेज विद एक्टिव वॉइस? तो अभी मैं मेरी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। आप मुझे एक सिंपल सा बता दीजिए, एबीसीडी या गुजराती में जिसको हम कक्को बोलते हैं, क्यों आवश्यक है? व्हाट इज द पॉइंट? कोई भी आप मुझे बताइए। यस, कोई भी मुझे बता सकता है कि एबीसीडी क्यों बोलनी जरूरी है? कक्को केम आवडવો જોઈએ? તમને જીવનમાં ક્યારે કક્કો બોલાવ્યો હતો? તમારા લગ્ન નથી? लैंग्वेज या कुछ कोई भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, कुछ उसके लिए हमें बेसिक मेमोराइज करने की जरूरत है। मतलब जैसे अगर किसी को पोएम लिखनी है या फिर कोई फॉर्मूला लिखना है तो हमें उसे सोचना नहीं पड़े। मतलब ABCD एक सीक्वेंस में है तो हमें मेमोराइज हो जाता है। जैसे कि टेबल्स होती हैं तो हम उसे कैलकुलेशन करने के लिए हमें उनको सोचना नहीं पड़ता। तो एक ले, धुन में या हम किसी उसमें हमारे मतलब फीड हो जाए हमारे दिमाग में, लेकिन इसलिए इसका हमें मत मतलब मुझे हाँ, लगता है कि लेकिन ऐसे हाँ, इसको लर्न करने की जरूरत है। हाँ जी। इसके सामने एक और क्वेश्चन अभी होता है कि जो सर स्कूल में नहीं माइक जाते। अनम्यूट करिए। ओके, हेलो, सुन सकते हैं मुझे? यस सर। ओके, तो आपने जो बोला कि वो मेमोराइजेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो लोग स्कूल नहीं जाते कभी भी, वो लोग भी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी यूज़ करते हैं और उसके जीवन में कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पैदा होती है। तो
तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है। हाँ जी मैडम बताइए, पूनम मैडम बताइए। सर एक्चुअली मतलब एक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसके लिए ज़रूरत है कि एक हमारे पास इवन जो लोग स्कूल नहीं जाते, उनको भी कहीं न कहीं से एक मदर टंग के साउंड्स और कुछ सीखने में आते ही हैं। इवन एनुअल्स को भी आते हैं वो तो। तो ये एक बेसिक है जो हम लोग सीखते हैं। नहीं, साउंड्स नहीं सीखते, लैंग्वेज डायरेक्टली ही सीखते हैं। जैसे बच्चा जंगल में पैदा होता है और वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है, साउंड के नाम भी उसको पता नहीं है, लेकिन ही इज एबल टू और शी इज एबल टू कम्युनिकेट फार बेटर। कम से कम वर्ड में वो अपनी बात बता देता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अभी हम लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जो भी पढ़ा रहे हैं उसका लॉजिक क्या है, मीनिंग क्या है उसका, अगर वो समझ में आ गया, जैसे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, या पाइथागोरस थ्योरम है, क्यों पढ़ना है मुझे, व्हाई शुड आई लर्न इट, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूटिलिटी, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है। अगर हम वो समझा पाए तो वो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा, वरना वो क्रैमिक के लेवल पे ही रह जाएगा, है ना। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस आप अपने सब्जेक्ट्स में जरा स्टाफ रूम में बैठ के उसकी एक लिस्ट बनाइए। क्या आपके पास लॉजिक है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, 7 साल का दोस्त है। एक बार मुझे कहता है कि अंकल ये आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, वो क्यों यूज करने होता है। वो बोला मेरा एक फिल इन द ब्लैंक से मुझे हेल्प कीजिए। मैंने बोला क्या है। वो कहता है देयर इज ब्लैंक एप्पल। तो उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। मैंने बोला एन आएगा। तो बोलता है एन क्यों आता है। मैंने बोला क्योंकि एप्पल जब हम वर्ड बोलते हैं तो उसका जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, इसलिए। फिर वो पूछता है कि एन का मतलब क्या होता है। मतलब एन इज इक्वल टू व्हाट। एप्पल એટલે સફરજન, ધીસ એટલે આ, ઇઝ એટલે છે. What is the meaning of n? So I said n मतलब एक, है ना, सिंगुलर। फिर उस बच्चे ने जो बताया उसका मेरे पास आज भी जवाब नहीं है। वो कहता है कि इस सेंटेंस में एन के अलावा जितने भी वर्ड है वो सब दिखाते हैं कि एप्पल एक ही है। जैसे कि दिस, THIS, दिस, वो सिंगुलर दिस इसलिए है कि ऑब्जेक्ट एक है। इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर में ही यूज होता है। और एप्पल में एस नहीं लगाया गया है, मतलब एप्पल्स नहीं है, एप्पल है। तो इस हिसाब से आर्टिकल एन की जरूरत ही नहीं। सोचो 7 साल का बच्चा। आर्टिकल एन की जरूरत है। आप घबरा मत जाइए, आर्टिकल एन की जरूरत है, लेकिन उसको हमने कभी बताया नहीं है कि लैंग्वेज में एक होता है रूल्स और एक होता है कन्वेंशन। बहुत सारी चीज कन्वेंशंस के मुताबिक होते हैं, रूल्स के मुताबिक नहीं होती है। तो मेरी जो बात है वो ये है कि जब हम यूज करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समथिंग, तो हमारा ब्रेन है उसको अच्छी तरह से याद रखता है ना। लेट्स प्रोसीड। अभी मैंने स्क्रीन चेंज किया है, दिख रहा है ना 2.6। पहले बेहतर था, ये बेहतर है। हेलो, अटेंशन स्पान वाला स्क्रीन दिख रहा है आपको। और शुड आई यस सर दिख रहा है। या थैंक यू। हमारा जो फुल अटेंशन है बच्चों का, हम सबका, वो 10 to 15 मिनट्स होता है। तो अच्छा टीचर वो है न्यूरोलॉजिकली जो हर 10-15 मिनट में इस 4 में से एक चीज को करता हो। या तो उसके पास जोक्स होने चाहिए, या तो सॉन्ग होने चाहिए, या तो डांस, या तो ड्राइंग होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो a teacher's good sense of humor is the magic jelly for child's learning. So you need to learn jokes, है ना। अभी तो जो बच्चे घर पे मोबाइल का यूज करते हैं उसका अटेंशन स्पैन तो बहुत कम हो गया है।
तो अगर आपके पास इस चार में से एक जादुई छड़ी नहीं है तो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट बोर्ड। फिर हम उसको ऐसे फोर्सफुली उसका अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते। वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। साथ में डिवाइड एंड रूल। चाइल्ड्स ब्रेन नीड स्मॉलर चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दीजिए। बहुत ज़्यादा एक बार में वो नहीं खा सकता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसका ब्रेन, है ना। तो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक इमेज है और एक सेंटेंस है, पैराग्राफ्स नहीं आ रहे हैं। क्यों? दैट्स हाउ वी लर्न। वी लर्न थ्रू स्मॉलर चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए हाईवेज पे जो बोर्ड लगे रहते हैं उसमें इंफॉर्मेशन कैसा होता है? बम अहेड, दो ही वर्ड्स है। स्कूल अहेड, दो ही वर्ड्स है। और एक बच्चा है जो स्कूल में जा रहा है या स्कूल से भाग रहा है, उसका सिंपल है। तो क्यों छोटा है? क्योंकि हमारा ब्रेन उसी को ही प्रोसेस करता है। अगर मान के चलिए एमईटी स्कूल के बाहर जो रोड है वहाँ पे एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है, ये देवी और सज्जनों नमस्कार, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पे आगे 100 मीटर पे एमईटी करके एक बहुत अच्छे स्कूल है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ाने वाले टीचर्स भी वहाँ पे है। सबकी जिंदगी मायने रखती है। प्लीज कृपया करके आपके जो वाहन है, आपका जो व्हीकल है, उसकी स्पीड कम कीजिए। इतना लंबा पैराग्राफ हमने डाल दिया, वो वाहन चालक उसको पढ़ने लगा तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए स्मॉलर चंक्स। आखिरी जो है वो ये है, ब्रेन एंजॉयज चैलेंजेस। बच्चे इसलिए बोर होते हैं, दे डोंट फील चैलेंज। जब हम जंगल में रहते थे तो हमारा पूरा दिन चैलेंज को लेकर ही चलता था। अगर चैलेंज कम हो जाते हैं तो फिर क्या है? किक नहीं है लाइफ में। किक किक चाहिए, किक नहीं है तो दिल के बोर्ड। आपने देखा होगा कि बच्चे भी बहुत जल्दी बोर हो रहे हैं। मेरा बेटा है 8 साल का, वो 5 मिनट बाद कहता है मैं बोर हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई चैलेंजिंग थिंग नहीं है करने के लिए। सो वी नीड टू गिव चैलेंजेस। पजल्स आर बेस्ट वे टू चैलेंज चिल्ड्रन। तो आपकी जो प्रेयर है उसमें पजल्स डाल दीजिए। हर एक क्लास की शुरुआत में कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी बिगिनिंग मस्ट बी विद अ पजल। पजल का सिर्फ ये मैथमेटिकल नहीं है, इट कुड बी ऑफ एनी काइंड। उखाड़ा पर चाले, so that you will bring back their attention from anywhere to your classroom, है ना। अब ये जो पोएम है आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने उसका गुजराती भी किया है और इंग्लिश ओरिजिनल पोएम है, आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या होता है देखिए। बुक्स हो गया, हिस्ट्री, ये है पजल। आप सब समझ गए क्या हुआ इसमें? बनी went to the library, Runny ran to the library, and there were hundreds of books. hundreds of books, हिस्ट्री बुक्स मतलब हिस्ट्री बुक्स, बियोग्राफी बुक्स मतलब जियोग्राफी बुक्स, एंड लॉट्स ऑफ मोर बुक्स, स्टोरी बुक्स। He looked them over one by one and guessed which one he took. A biology book, a science book, a poetry book, a poetry book, or no, a morning cook, a comic book. अभी बच्चा जो पोएम पढ़ रहा है उसको आप बोलिए कि तुम इस पोएम के हिसाब से जो पोएम पढ़ रहे हो उसको कन्वर्ट करके देखो, ट्राई करो। सब अपने अपने नाम इस तरीके से लिख के दिखाए। तो मैंने उसका गुजराती किया, एक પસલું ગયું પુસ્તકાલય, એક સસલું ગયું પુસ્તકાલય, અને ત્યાં હજારો પુસ્તકો હતા, હજારો પુસ્તકો હતા, ઇતિહાસના પુસ્તકો, ભૂગોળના પુસ્તકો, અને કેટલાય તો વળી વાર્તાના પુસ્તકો। એણે એક પછી એક બધાય કંફોસ્યા। તમને ખબર છે ને કયું પાડ્યું? વિજ્ઞાનનું પુસ્તક, કવિતાનું પુસ્તક, નારે ના, એણે તો લીધું પસવાનું પુસ્તક, પસવાનું પુસ્તક। This brings the energy to focus.
ओके, थर्ड थिंग, हॉर्मोन्स एंड लर्निंग। अभी हम जो करने वाले हैं वो हम सबको क्लासरूम में हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इसमें जो सिर्फ थियोरेटिकल है, सारी चीज़ प्रैक्टिकल। देखिए, हाउ डज अ ह्यूमन लर्न? जो इंसान है वो सीखता कैसे? उसके लिए 5 चीज़ें चाहिए। इसमें जो पहली 2 चीज़ है वो सब मैमल्स को लगती है, इमिटेशन एंड इंस्टिंक्चुअल। अगर शेर का बच्चा है और हिरन का शिकार करना है तो उसके लिए डिप्लोमा नहीं करना पड़ेगा, वो इमिटेशन से इंस्टिंक्चुअली सीख सकता है। लेकिन इसके अलावा 3 चीज़ें ऐसी है जो ह्यूमंस में अलग है, जो हमें करनी है। नंबर 1, मोटिवेशन। यू कैन मोटिवेट ह्यूमन, यू कैन नॉट मोटिवेट अ डॉग टू स्टॉप बार्किंग। और उससे भी ज़्यादा, रास्ते में बैठी कोई कैट है, उसको आप मोटिवेट करके क्लासरूम में लेक्चर अटेंड नहीं करवा सकते। आप ट्राई कीजिए, आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ा है, उसको आप 2000 रुपये दिखा के बोलिए कि अगर तू मेरा पीछा करना छोड़ देगा तो मैं तुझे 2000 रुपये दूंगी या दूंगा, तो क्या होगा? नथिंग। ह्यूमन मोटिवेशन इज मैजिक। अच्छी बात है, सबको अच्छी लगती है। सेकेंड थिंग, ह्यूमन को चाहिए वो इंटरेस्ट। इफ यू गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग यू विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल टू लर्न दैट थिंग, है ना? अगर हमको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम वो कहीं से भी समय निकाल कर वो चीज़ करते हैं। और तीसरी, फोकस एंड मेमोरी। अगर हम किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं और उसको टाइम दे सकते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं। इनफैक्ट न्यूरोलॉजी कहता है कि इंसान एक ही ऐसा जीव है जो मेमोरी का यूज मेमोरी एनहांस करने में कर सकता है। जिराफ नहीं कर सकता, है ना? बंदर नहीं कर सकता। अपनी मेमोरी का यूज अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम सिर्फ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें कैसे डेवलप होती है ब्रेन में, उसको कहते हैं हम सब डोपामाइन या डोपामाइन, है ना? एक हार्मोन है जो हमें फील गुड, अच्छा फील करवाता है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो सुबह सुबह चाय नहीं पीते होंगे तो उसका सिर ऐसा हो जाता है, खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। बोलो यार चाय एक बार ला दो। जब हम स्कूल में थे तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान जब मेरा पेपर सर या मैम के पास आए चेक करने के लिए तो उसने चाय पियो तो अच्छा है ना? हम ऐसी मानता रहते थे। तो ये डोपामिन है वो काम करता है। फेसबुक के ज़्यादा लाइक्स मिलती है तो हमें अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना ज़रूरी है। तो क्लासरूम में कैसे किया जाए डोपामिन नेचुरली, विदाउट एनी आर्टिफिशियल स्टिमुलाई? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले क्लासरूम में क्या करना चाहिए, ये सरप्राइज, स्टोरी टेलिंग इन वैरायटी। ये 3 चीज़ें डोपामिन को नेचुरली रिलीज करते हैं। नेचुरल स्टोरी टेलिंग वर्क्स लाइक एनीथिंग। बीच में मैं आपको, है ना, आई वांट टू टेल यू माय लव स्टोरी। मुझे आप सबको आपका वीडियो देखना है, वो जो मैम के वीडियो दिखाने वाले हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे आप सबके फेसेस देख दें, क्योंकि मैं लव स्टोरी कहने वाला हूँ। साउंड आप, हाँ, मुझे सबके फेसेस दिखाए हुए हैं। हाँ, फ्रंट में जाके आपको लव स्टोरी सुनी है ना? मेरी लव स्टोरी, मैं बार बार प्यार में पड़ा और हर बार मुझे सच्चा प्यार हुआ है। तो ऐसा हुआ था कि मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था और मुझे किसी ने बताया कि वैलेंटाइंस डे पे आप प्रपोज कर सकते हैं। तो मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत। तो फिर मैंने देखा कि वो अपने 4-5 सहेलियों के साथ किसी पेड़ के नीचे खड़ी है। उस दिन उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, मुझे याद है। और उसकी हेयर स्टाइल भी ऐसे थी, आधे बाल आगे थे आधे बाल पीछे, कर्ली हेयर थे उसके। और उसकी आंखें जो थी वो वेरी ब्राउन आंखें। अब मेरे में वो हिम्मत आई कि चलो मैं वहाँ पे जाऊँ, उनसे बात करूँ। एक एक स्टेप, एक एक साल जितना लगता था, तब तक 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 क्या होगा क्या होगा। तो उसके पास गया और सहेली ने भी उसको बोल दिया कि वो आ रहा है, क्योंकि उसको भनक लग गई थी कि ये बंदा एक दिन तो बोलेगा। मैं उसके पास गया, मैंने बोला एक्सक्यूज मी। उसने मेरी ओर देखा। अब मुझे स्टोरी नहीं कहनी है।
आप सबको मेरी स्टोरी में इतना इंटरेस्ट है कि बहुत सारे लोगों ने तो सांसें रोक दी। ये क्या होगा? ये है स्टोरी का मैजिक। स्टोरी आपके दिमाग में मैंने जो अभी जो किया है वो मैंने डोपामिन का स्प्रे किया, आपको बिना छुए वर्चुअली यहाँ से मैंने आपके दिमाग को हैक कर दिया। अच्छा, मैं आगे बताता हूँ। फिर मैंने उसको प्रपोज किया, मैंने बोला विल यू बी माई वैलेंटाइन। तो उसने ऐसा जवाब दिया मुझे, मैं आज तक समझ में नहीं पाया कि वो क्या हुआ। उसने मुझे बोला कि यार आई लाइक योर चॉइस बट आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। बोला तेरी पसंद अच्छी है लेकिन दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। तो फिर वहाँ से वो स्टोरी रुक गई। एंड या so there is no happy end to this story. Anyway, point is story helps you develop dopamine. लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए किताबें इंग्लिश और गुजराती दोनों में, इसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स। हम सबको ये किताब खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और इसके मुताबिक चलना चाहिए। क्या करेंगे डोपामिन डिटॉक्स के लिए? स्क्रीन्स, आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम होना चाहिए। बच्चों का तो बिल्कुल 30 मिनट्स, नॉट मोर देन 30 मिनट्स। शुगर और जंक फूड का you need to cut back on the candies, chips, soft drinks, ice creams, anything that has a sugar in it. It helps dopamine spikes. Over rewarding, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको दे देना, जब भी मांगे उससे ज़्यादा देना, that actually kills their natural dopamine instinct. फिर हम क्लास में जो भी करवाएंगे वो बोर हो जाएंगे, घर पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये जो पूरी नेचुरल डोपामिन सिस्टम है उसको रिबिल्ड कैसे किया जाए? आउटडोर प्ले, क्लाइंबिंग, रनिंग, साइकिलिंग, नेचर वॉक्स। आपका तो स्कूल कैंपस इतना इंटरेस्टिंग है, बड़ा है, ग्राउंड है आपके पास। I would suggest every day there must be one lecture which is taken in the ground without fear, neurologically speaking. Music and dance releases dopamine in a healthy rhythm. तो जब प्रेयर होती है तो आखिर में हम क्या करते हैं? प्रेयर खत्म हो गई, चलो जाओ अपन अपने क्लास में, ऐसा नहीं। लास्ट जो होता है उसमें 2 मिनट का म्यूजिक चलाओ और हॉल में सबको नाचने दो, या तो गरबा करो या तो डीजे को, जो भी करो उसको नचाओ। डांस इज मैजिक। स्मॉल चैलेंजेस, पजल, आर्ट, गार्डनिंग, कुकिंग, ब्रेन एंजॉयज एफर्ट प्लस रिवॉर्ड। सिर्फ रिवॉर्ड से कुछ नहीं होता। अब स्क्रीन में ऐसा है कि एफर्ट कुछ नहीं और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लाइक एफर्ट कुछ नहीं किया मैंने, फिर भी मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एंड क्रिएटिव बोर्डम, अलाउ अनस्ट्रक्चर्ड टाइम सो दैट द ब्रेन लर्न्स टू सेल्फ एंटरटेन। इसलिए फिनलैंड में 45 मिनट्स का लेक्चर होता है और बीच में 45 मिनट्स का रिसेस होता है। दैट्स क्रिएटिव बोर्डम। जो भी सीखा है उसको सिंक इन करने के लिए ये चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए सीखने के लिए? ट्रस्ट एंड इमोशनल कनेक्शन। लेकिन ये जो ट्रस्ट है ना, ये ऑक्सीटोसिन से होता है, जिसको हम लव हार्मोन कहता है। ये बॉलीवुड वालों ने गलत पढ़ाया है कि प्यार दिल से होता है। नहीं, प्यार दिल से नहीं होता है, प्यार ऐसे नहीं होता। प्यार होता है हार्मोन से, ऑक्सीटोसिन से। ऑक्सीटोसिन बनेगा कैसे? तो मेरा ऐसा है कि जब हम उसको नाम से बुलाए, जैसे फ्रेंड्स बुलाते हैं, सम्मान से बुलाए। सो मुझे लगता है कि वी शुड मूव फ्रॉम टीचर टू फैसिलिटेटर टू को-लर्नर टू फ्रेंड। लेकिन बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हम, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट दोस टीचर्स। कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो क्लास में जाके ऐसा बोलते हैं, मैं किसी भी आपकी नोटबुक चेक करूंगा या करूंगी, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। या ऐसा बोलते हैं, चलो मैं किसी को भी पूछूंगा इसका आंसर सबको आना चाहिए, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो सकता है। You should have some plan, some pre-announcements. Okay, कल roll number 5 to 10, I will ask them questions. They'll come prepared, है ना? That enriches trust, connections. नजदीक जाना। ये जो physical distance है ना, that disturbs trust, that disturbs oxytocin. That's why friendship is the best one. हम क्या कहते हैं? वो हमारे friend, philosopher and guide, उसमें friend first है। अगर आप फ्रेंड नहीं बन पाओगे तो अच्छे टीचर इज इम्पॉसिबल। यू शुड नो विच वीडियो गेम्स देयर आवर किड्स आर प्लेइंग, यू शुड नो विच वेब सीरीज दे आर वाचिंग। मैं कहता हूँ कि टीचर को पानी पूरी भी खानी चाहिए,
मोबाइल गेम्स भी खेलनी चाहिए और वेब सीरीज भी देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा जिस इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में है वो कॉन्टेक्स्ट हमें मालूम होना चाहिए, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट एल्स इज नीडेड फॉर लर्निंग? रिलैक्सेशन एंड जॉय। अगर वो बच्चा रिलैक्स कैसे है? कभी कभी क्या होता है, स्कूल में इतने ज्यादा रूल्स होते हैं कि वो रूल्स को याद रखने में ही हमारा ब्रेन का ग्लूकोज खर्च हो जाता है। यहाँ पे बहनें माताएं बैठी हैं। आप मान के चले कि जब कभी भी स्कूल में फंक्शन होता है, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आप सब साड़ी में आइए, लेकिन बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, साड़ी कंपलसरी नहीं है, लेकिन फंक्शन के दिन साड़ी पहननी है। उस दिन पूरी एनर्जी है, उसमें से 50% एनर्जी तो कहाँ चली जाती है? साड़ी। कहीं मेरी साड़ी कहीं से निकल तो नहीं गई? सब ठीक ठाक है ना? उसको ठीक ठाक करने में ग्लूकोज यूज हो जाते हैं। उस दिन उस महिला की जो क्रिएटिव एनर्जी है वो यूज नहीं होती। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारी नहीं पहननी चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि रूल्स को याद रखने में जो हमारा एनर्जी जितना जाता है वो हमें रिलैक्स नहीं कर पाता है। सो देयर शुड बी आचार संहिता ओवर नियम ना। एंजॉय, ये होता है एंडोर्फिन नाम के हार्मोन से। जब वी फील रिलैक्स एंड जॉयफुल, आवर ब्रेन रिलीज एंडोर्फिन। और एंडोर्फिन कैसे होता है? लाफ्टर एंड फिजिकल एक्सरसाइज, है ना। ये बंदर देखिए, इसलिए जोक्स, इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना। नींद के बारे में हम कब बात करते हैं? मेलाटोनिन जो हार्मोन है जिसको हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, भगवान ने हमें जो कुछ चुनिंदा ऐसे आशीर्वाद दिए उसमें से नींद एक है। अगर नींद खत्म नहीं होती है तो दैट हैम्पर्स द ब्रेन नेगेटिवली इन लर्निंग एनीथिंग। आप किसी को 2 दिन उसको रोक रोक दीजिए, उसका उसका स्लीप खत्म कर दीजिए, तीसरे दिन उसका मूड देखिए इरिटेटिंग, तो क्या होता है? इट रेगुलेट्स जो स्लीप वेक रिदम है उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर मेलाटोनिन कम है ड्यू टू लेट नाइट स्क्रीन टाइम्स, तो फिर थकान महसूस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, पुअर अटेंशन होगा। तो पेरेंट्स के लिए हमारा जो मैसेज स्कूल की तरफ से वो ये जाना चाहिए कि मेक श्योर देयर इज अ कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन, डीप लाइट्स एट नाइट, अवॉइड गैजेट्स बिफोर बेड टाइम। ये अगर पहले 10 साल में अगर हम कर पाए तो जो ये ग्रेट है, ग्रेट है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके आईवीएफ हॉस्पिटल ज़्यादा खुलने वाले हैं। वो कहते हैं कि अगर लड़की सिर्फ हफ्ते में 2 दिन 5 घंटे से कम नींद लेती है और ऐसा कंसिस्टेंटली 1 साल चलता है, तो उसकी मदर बनने की जो कैपेसिटी है इट डिग्रेड टू 30%। इसीलिए आज हम जो ज़्यादा जग रहे हैं रात को देर तक, इट इज़ अफेक्टिंग अवर हार्ट एज वेल एज अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारे इस सिलेबस में ही है, हमारे जीवन के सिलेबस में, इसलिए तो हमें करना है। What harms learning process? Stress and fear. अगर स्ट्रेस है, फियर है तो सीख नहीं पाओगे। कैसे होता है? कॉर्टिजोल से। ब्रेन में कॉर्टिजोल हार्मोन बन गया तो हमारा जो फीलिंग क्या होगा? अगर कॉर्टिजोल ज्यादा है आपके दिमाग में तो क्या होगा? नंबर 1, वी फील रेस्टलेस। नंबर 2, डोंट फील लाइक वर्किंग, कुछ करने का मन नहीं होता है। और तीसरा, कोई भी हमें बोलता है तो याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। बच्चे कैसे कॉर्टिसोल एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे कि कोई बच्चा थोड़ा शैतान है तो उसको हम बोलते हैं, जब स्कूल में आता है तो बोलते हैं अगले 2 दिन में तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने वाले हैं। अभी तो स्कूल में आया ही है तो पूरा दिन उसका गया कॉर्टिसोल। जब बुलाना है तो बुला लो उसको। अब जब आप ऑन करते हैं प्रिपेयर तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं कॉर्टिसोल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने वीडियो में देखा कि आपके यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है, सर बहुत कम है, मैडम बहुत ज़्यादा है। तो मैं सर को लेके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस होता है तो कैसा लगता है? मान लीजिए कि कोई सर है, स्कूल से थके हारे घर जाते हैं, शाम का वक्त है और उनके जो मिसेस है उन्होंने खाना बनाया है। सर खाने के टेबल पे बैठे हैं
पहला निवाला लिया और जैसे वो मुंह में डालने वाले थे, मैडम ने एक चीज बताई। उन्होंने कहा, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मुझे आपसे बात करनी है। अभी जो भाई साहब के अंदर जो होगा उसको कहेंगे कॉर्टिसोल। वो निवाला उसके गले में नहीं उतरेगा। क्यों? अगर आपको बात करनी है तो या पहले बता दीजिए, या तो अगर आपको उसको बाद में ही बतानी है तो खाने के बाद ही बताइए। उसको खामा खा के कॉर्टिसोल का एक्सपीरियंस करवा रहे हैं आप, है ना? तो बेचैन हो जाएगा, क्या हुआ, कोई गलत हो गया, मैंने किसी का फोन मिस कर दिया, मैंने एनिवर्सरी भूल गया, कुछ मंगवाया था वो भूल गया, वो एंजाइटी हो जाएगी। सेम हैपेंस टू चिल्ड्रन। अच्छा, हाउ कैन स्ट्रेस बी रिड्यूस? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन कैसे आता है? स्पोर्ट्स। बार बार आप देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है, फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है, ग्राउंड के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी याद कीजिए, दो पैरों पे खड़ा होना, हाथ से काम करना। दैट इज द मैजिक दैट वी शुड एक्सरसाइज। अब जो कंटेंट है आपको, इट विल बी इन गुजराती, बट आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश एंड हिंदी। चूहों पे एक्सपेरिमेंट हुआ। देखिए, जितने भी मैमल्स हैं सबको हम नेचर ने कहा है कि आपको खेलना है, क्योंकि खेलना सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो चूहों पे एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि चूहों के बच्चों को खेलने से दूर रखा गया। मतलब जब भी वो खेलने की कोशिश करते थे उनको ऐसे मारते, ऐसे मारते थे। फिर कुछ महीने बाद उन बच्चों को नॉर्मल जो चूहों के बच्चे जो खेलते थे उनके बीच में रख दिया। तो उनका क्या रिएक्शन था? वो नॉर्मल बच्चों को काटने लगे। समझो आप, आज हमारे आसपास हम बहुत ऐसे लोग देख रहे हैं कि जो कड़वी बोली बोलते हैं, जो झगड़े के मूड में होते हैं, जो काटते हैं, ऐसे कहे, ये सारे ऐसे हैं जिनको बचपन में खेलना नहीं मिला। अगर हेल्दी सोसाइटी बनानी है तो वी शुड मेक श्योर दैट चिल्ड्रन प्ले। ये देखिए, ब्रेन के इमेजेस है। अगर सिर्फ 40 मिनट्स चलते हैं 3 टाइम्स अ वीक, दैट इंक्रीजेस साइज ऑफ द हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस कैंपस क्या करता है? वो हमारी मेमोरी को रेगुलेट करता है। जो भी सीखते हैं उसको स्टोर तो करना पड़ेगा, वो हिप्पोकैम्पस करता है। तो इसके लिए हमें उसको चलाना पड़ेगा। सिर्फ बिठाना और पढ़ाना न्यूरोलॉजिकली एडवाइजेबल नहीं है। दे शुड वॉक, दे शुड जंप, दे शुड डांस, है ना? सो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। एकेडमिक एडवांटेज तो यह है कि वो अपने पेस से सीख सकते हैं, उसकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि प्लेइंग इज इक्वल टू लर्निंग, और स्कूल में जाके सीखना वो आर्टिफिशियल है। अगर स्कूल को नेचुरली पढ़ाना है तो उसको प्ले में वे में ले जाना पड़ेगा। मैंने चाइना में जो दूसरी स्कूल देखी थी उसका नाम आप सुनिए, शांघाई गेम बेस्ड एजुकेशन स्कूल। गेम बेस्ड, उसका नाम ही ऐसा है। उस स्कूल ने हर एक कॉन्सेप्ट पे 300 गेम्स बनाई। हर एक कॉन्सेप्ट पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैप्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक यूनिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है तो बच्चों को सिखाना, तो उसके पास 300 ऑप्शन है। वो गेम खेलता जाएगा और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उसको ऐसे ही आ जाएंगे। दैट इज न्यूरोलॉजी। जब बच्चा खेलता है तभी वो अपनी लाइफ के कंट्रोल में होता है। और जिसको भी ऐसा लगता है वो अपने लाइफ के कंट्रोल में हो, वो कभी सुसाइड नहीं करता है, उसको डिप्रेशन नहीं आता है। जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ मेरी कंट्रोल से बाहर है, वो फिर एंग्जाइटी फील करता है। लेकिन खेलने का क्या मतलब होता है? उसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड प्ले। जो भी आप स्क्रीन पे खिलौने देख रहे हैं, ये असली खिलौने, रिमोट वाले नहीं। मैंने अपनी किताब में लिखा है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। रिमोट वाले खिलौने से बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं और उसका कोई तुक नहीं। दे डोंट फील एंगेज, दे डोंट फील चैलेंज। इसमें उसका ये मॉन्टेसरी प्लेज है, ये लेगो टॉयज है, इसमें उसको अपना दिमाग यूज करने का एक मौका मिलता है ना? और मेरे हिसाब से जो प्ले की डेफिनेशन ये है कि जिसमें उसको दौड़ना पड़ेगा, जंपिंग रहेगी, टॉकिंग रहेगी, फ्री फ्री एक्सप्लोरेशन रहेगा, उसको प्ले कहते हैं, है ना? जिसमें बहुत ज़्यादा नियम है वो भी प्ले है, लेकिन असली प्ले है।
अमेरिका की जेल में जो प्रिजनर्स है उसको हर दिन 2 घंटे मिलता है खेलने के लिए, वेरेज पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं वो हर दिन 1 घंटे से भी कम खेल रहे हैं। तो आगे जाके सुसाइड बढ़ने वाले हैं, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ने वाला है, बिकॉज वी आर नॉट अलाइनिंग अवर नेचुरल वे ऑफ डेवलपिंग अवर ब्रेन, है ना। एक सर्वे आप देखिए, इसमें वो कहते हैं कि 5 से 12 साल के बच्चे 30 मिनट से भी कम घर से बाहर निकलते हैं, और हर 9 में से 1 बच्चा साल में एक बार भी पार्क में, जंगल में, समंदर किनारे कहीं पे भी नहीं जाता। आप एज अ पेरेंट सोच के देखिए, आपका बच्चा अगर बाहर खेलने जाता है तो इट इज अ मूड, इट इज नॉट अ कर्स। अगर आपको उसको बुलाना जाना पड़ता है कि बेटा चल घर पे आ जा, खाना खाना है, अगर ऐसा हो रहा है, यू आर अ लकी पेरेंट। मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स वो बच्चों को पुश करते थे बाहर जाओ बाहर, वो जाते ही पड़े रहते काउच पोटैटो की तरह। आखिरी चीज, फिर हम क्वेश्चन आंसर की ओर जाएंगे। कैसे ये, अगर ये इसको क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कैसा लगेगा हमारा क्लासरूम? तो मुझे लगता है कि हमारा जो क्लासरूम है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो क्लासरूम की शुरुआत घर से होगी। घर में पेरेंट्स का जो रोल है वो इट इज ओनली फॉर हैबिट फॉर्मेशन। घर में पेरेंट्स का रोल होमवर्क करवाना नहीं है, स्कूल का प्रोजेक्ट करवाना बिल्कुल नहीं है। हम कभी कभी बोलते हैं पेरेंट्स को, आप घर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल नहीं, उनका वो काम ही नहीं है। उनका काम सिर्फ हैबिट फॉर्मेशन पे है। राइट टाइम पे राइट चीज होनी चाहिए, उसका सोना, उठना, खाना, खेलना, दैट्स वो पेरेंट्स का रोल है ना। जब वो स्कूल में आते हैं, सो द डे मस्ट बिगिन विद डांस एंड स्पोर्ट्स। पहला लेक्चर मैथ्स का क्यों? कोई है लॉजिक? कोई कोई रिसर्च कहता है कि पहला लेक्चर मैथ, साइंस, इंग्लिश का ही होना चाहिए? पहला ड्राइंग का क्यों नहीं हो सकता? पहला म्यूजिक का क्यों नहीं हो सकता? पहला स्पोर्ट्स का क्यों नहीं हो सकता? प्ले इज इक्वल टू लर्निंग अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजी। और पूरा दिन उसके साथ इमोशनल कनेक्शंस बनाना है, हाई फाई उसको देना है, स्माइल देनी है, उसको अपनापन लगना चाहिए। बच्चे स्कूल में डरने के लिए नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूल में हमने देखा है कि जैसे प्रिंसिपल की कार आती है, उसकी स्कूटी बाइक आती है, तो बच्चे से ना, वो बहुत सारे बच्चे तो स्विंगअप निकल जाते हैं डर के। ये गलत है, इट इज नॉट हेल्पिंग देम इन लर्निंग एनीथिंग, एंड दैट लीड्स टू फोकस एंड सोशल। इसलिए वो सर्कल में बिठाना, बातचीत करवाना, है ना, दैट दैट हेल्प्स देम। और जब भी वो मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक्स को आप नॉर्मलाइज कीजिए। मिस्टेक्स को पनिश नहीं किया जाना चाहिए। मिस्टेक्स आर नॉट सीन्स, इट इज अ सर्वाइवल थिंग। हम ट्रायल एंड एरर से ही सीखते हैं। तो जैसे कि एक मैथ्स का क्लास का एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई सम दिया, बच्चे वो सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको क्वेश्चन क्या पूछना है, इसका क्या सही जवाब आएगा? ये क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चा क्या करेगा? दूसरों के नोटबुक में देख के सिर्फ वो आंसर लिख देगा, मैथ्स की प्रोसेस पे नहीं जाएगा। असली सवाल ये है कि कौन आके बोर्ड पे ये सम करेगा, और हर एक जो स्टेप होता है उस स्टेप को आपको उसको पॉज करना है। ये तुमने ऐसा क्यों किया? किसी और ने इसके अलावा कोई दूसरी प्रोसेस से किया है ये सम? ये हो गया न्यूरोलॉजिकल क्लासरूम, जिसमें बच्चा काम कर रहा है ना। आप उसको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको बोल बोल के बोर नहीं कर रहे हो। और फिर रिविजन, है ना। चलो हमने वो पाइथागोरस का थ्योरम किया था ना, इसका ऊपर गाना बनाना है सबको। अभी अब कौन सा ट्रेंडिंग गाना चल रहा है, उस गाने की जो ट्यून है उसको लेके पाइथागोरस का थ्योरम है वो गाना बन जाएगा। वॉर का जो चैप्टर चल रहा है सोशल साइंस में, उसका भी गाना बन जाएगा, रैप सॉन्ग बन जाएगा, और सारे बच्चे उसको मिल के गाएंगे। अगर 9th ए में कोई कंपोज किया है थ्योरम या कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट का गाना बनाया है, तो क्लास 9th ए के बच्चे बी में जाके उसको गिफ्ट करेंगे, फिर उसको वो गाना गाएंगे, तो पूरा माहौल बनेगा। ग्रामर की फिजिकल गेम्स बन जाएगी और ग्राउंड में वो खेलेंगे। जितने भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उन सब की गेम्स बन सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चैट जीपीटी को बोलिए, वो आपको 1 सेकेंड में बना देगा 10 गेम, है ना, फिजिकल गेम्स। तो मुझे लगता है कि ये जो किताब है वो मेरी एक हम्बल कोशिश है कि
अब बहुत हो गया ट्रेडिशनल पढ़ा है। अब हमें अगर रिजल्ट चाहिए, अगर फ्यूचर में हमारे स्कूल को हम और स्कूल से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वी मस्ट गो टू साइंटिफिक अप्रोच, न्यूरोलॉजिकल अप्रोच। उसके हिसाब से अगर आपको दो किताबें पढ़नी चाहिए, जिसको यूज करके मैंने एक किताब लिखी है। एक किताब का नाम है न्यूरो टीच और दूसरी किताब का नाम है टीचिंग विद द ब्रेन इन माइंड, है ना। एरिक जैनसन और विचमन एंड केलर की ये दो किताबें हैं, और मुझे लगता है कि ये सारी किताबें हमारे लिए लिखी जाती है अगर हम पढ़े तो, है ना। तो मुझे लगता है कि मुझे जो समय दिया गया है उसमें अभी हमारे पास 20 मिनट्स टाइम है क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मुझे ऐसा मालूम होगा कि आपके क्लासरूम में बच्चे आपको क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। देखते हैं आपके क्लासरूम में आपके बच्चे आपको क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड।